नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे 2016-17 के परीक्षा मंथन की समरी है ये। और इसमें जो इंटरनेशनल जो मेन इवेंट है, यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस और एसएससी एग्जाम्स के हिसाब से वो सब देखेंगे। तो ये विदुषी जी के नोट्स हैं ये, और इसमें मैं आपको डिकोड कर रहा हूँ। पहला पार्ट है, दो पार्ट में इसको देखेंगे। पूरे जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं ये, जो कि स्टेट पीसीएस और एसएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है इसमें, ताइवान में समलैंगिक विवाह को मान्यता मिल गई है अभी। और ऐसा करने वाला ताइवान एशिया का सबसे पहला देश हो गया है जहाँ पे इसको एक ये लीगलाइज कर दिया गया है, सेम सेक्स मैरिज को। तो ये आप याद रख सकते हैं, 24 मई को हुआ है ये, 24 मई 2017 को। देखिए, सबसे पहले दो फैक्ट याद रख लीजिए। पूरी दुनिया में सबसे पहले सेम सेक्स मैरिज या फिर होमो जो सेक्सुअल मैरिज है उनको लीगलाइज करने वाला देश था नीदरलैंड। और इसने किया था, इसमें लॉ बनाया गया था 1 अप्रैल 2001 को। तो ये बहुत पहले हो चुका है नीदरलैंड में। और इसीलिए नीदरलैंड को जो होमोसेक्सुअल या फिर सेम सेक्स मैरिज का हेवन माना जाता है। और ये एशिया में सबसे पहले जो लीगलाइज करने वाला देश बना है वो बना है ताइवान। तो ये दोनों फैक्ट याद रख लीजिएगा आप। ताइवान में संवैधानिक जो अदालत है, वहाँ की जुडिशियल युआन, उसने समलैंगिक जोड़ों को विधिक रूप से विवाह के लिए अधिकार की घोषणा की है। मतलब कि वहाँ पे अब लीगल हो गया है, ये लॉ बन गया है इसका। और ऐसा करने वाला ताइवान एशिया का पहला देश है। ये ताइवान, वैसे तो चाइना जो है, चाइना बोलता है कि चाइना की एक वन चाइना पॉलिसी है, उसी के तहत है ताइवान। और चाइना जो है वो ताइवान की संप्रभुता को नहीं मान्यता देता है, लेकिन ताइवान अपना अलग क्लेम करता है। तो ये ताइवान अब ऐसा करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। ये आप याद रख सकते हैं। चाइना खैर ये नहीं मानेगा, क्योंकि चाइना मानता है कि ताइवान चाइना का पार्ट है। और इससे पहले भी कुछ देश, जैसे कि 1 मई 2017 को यूरोप में जो देश है फिनलैंड, वहाँ भी समलैंगिक विवाह को वैधानिक दर्जा दे दिया गया। 28 अप्रैल 2016 में भी लैटिन अमेरिका में देश है एक कोलंबिया, वहाँ भी जो सेम सेक्स मैरिज है इसको वैधानिक दर्जा मिला। और ये ऐसा करने वाला चौथा ये बन गया था देश, चौथा लैटिन अमेरिका में देश बन गया था ये कोलंबिया। उससे पहले ब्राज़ील, पुर्तगाल और उरुग्वे में ऑलरेडी ऐसा हो चुका है। तो अगर आप कुल मिला के देखें तो इस समय प्रेजेंट में विश्व में 23 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे सेम सेक्स मैरिज को एक वैधानिक मान्यता है। मतलब वहाँ पे लॉ बना हुआ है और वहाँ पे इन लोगों को लीगल राइट है कि वो लोग मैरिज कर सकते हैं, सेम सेक्स मैरिज। सेकंड इसमें न्यूज़ है, उत्तर कोरिया और अमेरिका में विवाद। देखिए, उत्तर कोरिया में हमेशा, जैसे उत्तर कोरिया का जो वहाँ का शासक है किम जोंग उन, उनकी वजह से हमेशा पूरी दुनिया से लोग विवाद करते रहते हैं। और ये अभी और ज़्यादा बढ़ गया जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी काफ़ी एग्रेसिव है, और ये जो उत्तर कोरिया का तानाशाह है किम जोंग उन, ये भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। और इस ये दोनों में अभी विवाद बढ़ता जा रहा है। देखिए, यूएस कहता है कि जैसे किसी को भी न्यूक्लियर परीक्षण नहीं करना चाहिए, लेकिन उत्तर कोरिया लगातार वही करता जा रहा है। और इवन जैसे यूएस ने जितने भी सैंक्शन लगाए, इकोनॉमिक सैंक्शन, फाइनेंशियल सैंक्शन, उसके बाद भी ये उत्तर कोरिया बोलता है कि इसके ऊपर, जैसे अगर यूएस ने कुछ ऐसा किया जैसे ये इराक, ईरान, अफगानिस्तान में करते रहे हैं, तो फिर ये लोग परमाणु बम की धमकी दे देंगे। तो उत्तर कोरिया इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है। और इसीलिए यूएस और उत्तर कोरिया में लगातार विवाद बढ़ा भी है। अब उत्तर कोरिया में देखिए, उत्तर कोरिया तो चाइना के क्लोज रहता है, और जो दक्षिण कोरिया है, साउथ कोरिया, ये यूएस के क्लोज रहता है। तो यूएस बोलता है कि जो साउथ कोरिया में एक थार्ड करके इनका मिसाइल सिस्टम है वो कर देंगे ये लगा रहे हैं। जैसे उसका नाम क्या है, थर्मल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। तो एक तरह से वो नॉर्थ कोरिया के को काउंटर करने के लिए लगा रहा है यूएस। क्योंकि यूएस और साउथ कोरिया के बीच में एक डील हुई थी 1953 में। उसमें ये बोला गया था कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया में, अगर मतलब दक्षिण कोरिया में अगर किसी भी देश ने धमकी दी कि वो, तो फिर यूएस को उसकी मदद के लिए आना पड़ेगा। और इसी के लिए लगातार 28,500 करीबन जो अमेरिकी सैनिक हैं वो दक्षिण कोरिया में हमेशा तैनात रहते हैं। और ज़्यादातर वो बेसिकली जो खतरा है वो उत्तर कोरिया का ही है। तो ये दोनों के बीच में, और उत्तर कोरिया ने और भी कई सारी चीज़ें की, जैसे कि हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया है, न्यूक्लियर परीक्षण लगातार करता जा रहा है, जबकि यूएन के सैंक्शन हो चुके हैं इसमें।
अब देखिए इसमें पूरी लिस्ट दी हुई है क्रोनोलॉजी वाइज कि उत्तर कोरिया ने क्या क्या किया और फिर यूएस ने क्या क्या किया, उस हिसाब से जो तनाव जो बढ़ता जा रहा है। ये 25 अप्रैल 2017 को देखिए उत्तर कोरिया ने अपना 85वां 85th जो स्थापना दिवस मनाया था, उसमें पूर्वी बंदरगाह शहर है वोनशन, वहाँ पे भारी गोलाबारी का प्रदर्शन किया और कई ये करीबन 300 से 400 आर्टिलरी तोपों का प्रयोग किया। उसके बाद फिर अप्रैल में उत्तर कोरिया का जो 1/5 ये स्थापना दिवस था, 105th, उसको डे ऑफ द सन भी बोला गया। उस दिन एक्चुअली क्या था कि प्रथम राष्ट्रपति और जो उनके फाउंडर हैं उत्तर कोरिया के, किम टू सुन का जन्मदिन था। उस दिन उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में अब ये मिसाइलों का काफ़ी ज़्यादा विशाल भंडार ये पेश किया गया। और उसके बाद जबकि इन पे यूएन के सैंक्शन है, फिर भी इन्होंने 6th न्यूक्लियर टेस्ट किया था जो कि सफल नहीं हो सका। मतलब 6 बार ये लोग अभी तक न्यूक्लियर टेस्ट कर चुके हैं और जबकि लगातार इन पे प्रतिबंध लगाए गए हैं तब भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। पहला किया था 2006 में और इसी की वजह से संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद भी 2009 में किया, 2013 में, 16 में, फिर 2016 में, फिर 2017 में, 6 बार लगातार उत्तर कोरिया न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है, न्यूक्लियर परीक्षण। देखिए वैसे पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो न्यूक्लियर जो ये न्यूक्लियर ये हथियार है वो किसके किसके पास है, मतलब कौन कौन सी कंट्री के पास न्यूक्लियर मिसाइल या फिर कोई ना कोई न्यूक्लियर हथियार है। वो जो 5 P5 कंट्रीज़ हैं, जैसे कि यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना, और उसके पास भी उसके अलावा भी जैसे जो कंट्रीज़ हैं, जैसे इंडिया के पास है न्यूक्लियर और पाकिस्तान के पास है, इसराइल के पास भी है इवन, और न्यूक्लियर ये नॉर्थ कोरिया के पास भी है। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे न्यूक्लियर इन लोगों के पास है, न्यूक्लियर बॉम्ब या फिर कुछ ना कुछ न्यूक्लियर मिसाइल, न्यूक्लियर जो हथियार होते हैं। तो उत्तर कोरिया के पास भी है, इसीलिए अमेरिका ने आज तक उत्तर कोरिया पे वैसा कुछ नहीं किया है जैसा कि ये लोग अफगानिस्तान या फिर इराक में डायरेक्ट हमला कर देते हैं। क्योंकि उत्तर कोरिया के ऊपर किया तो उत्तर कोरिया का जो किम जोंग उन है वो थोड़ा सा पागल है और वो कुछ भी कर सकता है। वो वापस अगर उसके ऊपर कोई नॉर्मल अटैक भी करे तो वो परमाणु हथियार से भी हमला कर सकता है। अमेरिका ने देखिए लगातार इन पे सैंक्शन भी लगाए हैं और देखिए इसमें फिर क्या क्या किया अमेरिका ने। 25 अप्रैल को इन्होंने दक्षिण कोरिया में बुसान तट पर ये एक यूएस मिशिगन तैनात कर दी थी। उसके बाद ये अभी मैंने बताया तो 1953 में एक दोनों के बीच में ट्रीटी हुई थी उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच में कि अगर कोई देश उत्तर कोरिया को धमकी देता है तो यूएस उसकी मदद करेगा। और इसीलिए 28,500 जो अमेरिकी सैनिक हैं और युद्धपोत ये हमेशा दक्षिण कोरिया में तैनात रहते हैं। चाइना हमेशा ये कोशिश करता है कि देखिए चाइना और नॉर्थ कोरिया काफ़ी क्लोज है। चाइना और नॉर्थ कोरिया के बीच में एक संधि भी हो चुकी है 1961 में। लेकिन इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर एक देश पर किसी ने हमला किया सशस्त्र तो दूसरा उसकी सैन्य सहायता करेगा। लेकिन ये है उसका दूसरा क्लॉज ये भी कि दोनों को शांति और सुरक्षा कायम रखनी पड़ेगी। और जो दूसरा वाला क्लॉज है वो उत्तर कोरिया नहीं मान रहा है, इसीलिए चीन अब उसकी मदद करने के लिए ऐसा बाध्य नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है। इंडिया का क्या इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए इंडिया वैसे देखें तो उत्तर कोरिया के हिसाब से उत्तर कोरिया का तो काफ़ी बड़ा ये पार्टनर है और उत्तर कोरिया का तीसरा सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है। लेकिन यूएन ने अब उत्तर कोरिया पे लगाए हैं ये सैंक्शंस। तो इंडिया में भी अब बोला है कि जो सिर्फ फूड जितने भी हैं और प्लस जो मेडिसिन है उनके अलावा बाकी जो वहाँ पे व्यापारिक गतिविधियाँ होती हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो भारत का ये दृष्टिकोण है। भारत भी कहता है कि आप सैंक्शन ये जो इतने सारे ये न्यूक्लियर टेस्ट हैं उसको मत करिए और शांति और सुरक्षा बनाए रखिए। तो ये है पूरा उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच में तनाव। उसके बाद फिर सोमालिया को अमेरिकी सैन्य सहायता मिली है, ये तीसरी न्यूज़ है। और देखिए सोमालिया में लगातार हिंसा और काफ़ी ज़्यादा ये विनाशकारी अकाल से ग्रस्त है और पूर्व में है ये। ईस्ट अफ्रीकन देश है ये सोमालिया, आपने नाम जनरली सुना भी होगा। सोमाली पायरेट्स जो जनरली समुद्र में रहते हैं और समुद्र में जो आने वाले जहाज़ हैं उन पे हमला कर देते हैं। तो ये सोमालिया में काफ़ी ज़्यादा गरीबी भी है और इसीलिए वहाँ के ज़्यादातर लोग इसी में ये कभी मैरीन ये जैसे कोई भी उनके देश के आसपास से या फिर इंडियन ओशियन में
आप देखें तो जो भी जहाज होते हैं उन पे ये लोग अटैक करते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे और भी चीज़ें काफ़ी ख़राब है, जैसे कि यहाँ पे एक इस्लामी कट्टरपंथी संगठन है अल शबाब। और ये अल शबाब, ये मतलब काफ़ी ज़्यादा ये टेररिस्ट, ये क्लोज थे पहले ये ओसामा बिन लादेन के, और अभी जो आईएस है उनका भी उनको सपोर्ट है। अल शबाब और सोमालिया सरकार के बीच हमेशा हिंसा होती रहती है। 14 अप्रैल को अमेरिका ने सोमालिया को सैन्य सहायता भेजी, और अमेरिका पहले भी 1994 में सोमालिया में सेना तैनात कर चुका है ये। और ये सब किस लिए हो रहा है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का एक मिशन है अफ्रीका में, अफ्रीकन यूनियन में, उसका नाम है एमिसोम, अफ्रीकन यूनियन मिशन इन सोमालिया। उसी के तहत 2007 में शांति रक्षक होते हैं, जो पीस कीपिंग फोर्स होती है, वो उसी के तहत कार्रवाई की जा रही है, और उसमें अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन संघ का समर्थन प्राप्त है। अल शबाब ये राजधानी ये सोमालिया में स्थित है। ये मेन यहाँ का जो इस्लामिक टेररिस्ट ये कट्टरपंथी संगठन है, इसका और भी एक अल्टरनेटिव नेम है हरकत अल शबाब अल मुजाहिदीन, और मुजाहिदीन यूथ मूवमेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। पहले ही अलकायदा से एसोसिएटेड था, इस समय अगर आप देखें तो आईएस से भी एसोसिएटेड है ये। आईएस ने जितने भी दुनिया भर के ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनसे कुछ ना कुछ पैचअप जरूर कर रखा है, उसी हिसाब से है ये। फिर चौथी न्यूज़ है इसमें, दुनिया की विरोध राजधानी बना है ये दक्षिण अफ्रीका। लगातार यहाँ पे किसी न किसी के लिए प्रोटेस्ट होता ही रहता है। जैसे 2004 में अगर आप देखें तो 2004 में ये 2004 में मतलब इसको ये दुनिया की प्रोटेस्ट कैपिटल या फिर ये दुनिया की विरोध राजधानी बोला गया इसको। इसमें अभी जैसे 2017 में कई सारे लोग आ गए थे, क्योंकि प्रोटेस्ट करने जो वहाँ का राष्ट्रपति हैं जैकब जुमा, उन पर करप्शन के ये आरोप लगे थे उसकी वजह से। और उसके बाद भी लगातार अगर आप देखें 1970 से ये जितने भी विरोध प्रदर्शन है वहाँ से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और 1 अप्रैल से लेकर 10 मई 2013 के बीच में 540 बार विरोध प्रदर्शन हुए हैं। तो अब किसी न किसी चीज़ में विरोध प्रदर्शन होते ही रहते हैं, प्रोटेस्ट लोग करते ही रहते हैं दक्षिण अफ्रीका में। इसीलिए दुनिया की विरोध राजधानी यानी कि द प्रोटेस्ट कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बोला गया है दक्षिण अफ्रीका को। तो ये आप याद रख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसे न्यूज़ यूपी पीसीएस में पूछ सकते हैं जरूर। फिर एक ये परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध वार्ता चल रही है, और इसमें यूएन के एंटर हो रही है। 27 मई 2017 को हुई थी। 100 से ज़्यादा देशों ने बोला है कि परमाणु हथियारों को ये कानूनी तौर से रोक लगा दी चाहिए। और इसमें देखिए यूएस ने इसका प्रोटेस्ट किया था, और मतलब अमेरिका ने इसको बहिष्कार किया था। और उसके साथ साथ यूएस प्लस यूके प्लस फ्रांस प्लस दक्षिण कोरिया, तो टर्की और भी कुछ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज ने इस वार्ता का बहिष्कार किया था। बेसिकली बात यही कि देखिए, अब जैसे यूएस और जो P5 कंट्रीज हैं वो बोलते हैं कि जो ये परमाणु हथियार है, न्यूक्लियर वेपन है, वो सिर्फ P5 कंट्रीज रख सकते हैं, परमानेंट 5 जो हैं यूएनएससी के, और बाकी लोग नहीं रख सकते हैं। तो ये थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेटरी है ये बाकी देशों के लिए, इसीलिए इंडिया ने भी नहीं माना है ये सब, कि इंडिया ने भी रखा हुआ है। और इंडिया ने इसमें देखिए अगर आप, तो इंडिया ने इसमें बॉयकॉट किया था, इसको हिस्सा नहीं लिया था इंडिया ने भी, और उस इंडिया के साथ साथ 16 और भी देशों ने। और इसमें अगर आप देखें अमेरिका ने बोला है कि इसमें 40 देशों ने इसको बहिष्कृत किया था, हालांकि हुई जरूर थी। और परमाणु हथियारों पर पाबंदी का ये प्रस्ताव 30 अक्टूबर 2016 को लाया गया था, संयुक्त राष्ट्र महासभा समिति ने लाया था ये। और इंडिया ने तो इसमें नहीं पार्टिसिपेट किया था, और अमेरिका ने इसको बॉयकॉट किया था एक तरह से। तो प्रस्ताव के समर्थन में पड़े थे 123 वोट, और विरोध में पड़े थे 38। तो ये आप याद रख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है इसमें, अमेरिका में एक वेट फूड ड्राई फूड एक नीति है। देखिए यूएस और क्यूबा से रिलेटेड है। यूएस और क्यूबा के जो रिलेशन है उनसे रिलेटेड है। मतलब क्यूबा से जो लोग अमेरिका आते थे उनको अमेरिका की ये नागरिकता मिल जाती थी, तो उस हिसाब से ये 12 जनवरी 2017 को देखिए वेट फूड ड्राई फूड का मतलब ये है कि पहले ये था कि अगर कोई भी अमेरिकी समुद्र सीमा में पहुंचे, जितने भी, अगर कोई क्यूबा का व्यक्ति है और वो अमेरिका में
पहुंच गया समुद्र सीमा में तो उसको रहने की अनुमति होती थी। पहले ये वेट फुट और ड्राई फुट का कोई वो नहीं था, लेकिन एक ये एक्ट है इसमें, ये क्यूबा एडजस्टमेंट एक्ट 1966। उसके बाद क्या हुआ कि उसमें एक अमेंडमेंट कर दिया गया, उसमें ये बोला गया कि अगर कोई अमेरिका की भूमि तक पहुंचा है, सिर्फ मतलब यूएस लैंड तक पहुंचा है, तब तो वो 1 साल के बाद यूएस का सिटीजन बन जाएगा। लेकिन मतलब वो अमेरिका की भूमि तक पहुंचा है यानी कि वो ड्राई फुट है, तो सिर्फ ड्राई फुट वाले को अमेरिका की सिटीजनशिप मिलेगी, क्योंकि वो ड्राई जगह यानी कि अमेरिका के लैंड तक पहुंचा है वो। और अगर उसने सिर्फ यूएस का सी में मतलब अमेरिका में सी तक पहुंचा है, तब उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी उस क्यूबन को, और फिर उसको या तो क्यूबा में या फिर किसी तीसरे देश में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। तो ये थी एक वेट फुट और ड्राई फुट नीति, और ये 1995 में करीबन लागू की गई थी। बिल क्लिंटन थे उस टाइम के राष्ट्रपति। तो ये आप याद रख सकते हैं। देखिए अमेरिका और क्यूबा से रिलेटेड है, मतलब अमेरिका और क्यूबा के जो ये जैसे क्यूबा के कई सारे लोग यूएस सिटीजनशिप चाहते थे, तो जो अमेरिकन सीज हैं उनको पार करके ये अमेरिका पहुंच जाते थे क्यूबा से। तो इसी सब के लिए एक ये चालू किया गया था ये एक्ट, क्यूबा एडजस्टमेंट एक्ट 1966। तो ये उसी में फिर एक अमेंडमेंट कर दिया गया, और उसको ये याद रखिएगा वेट फूड का मतलब क्या है कि अगर, और ड्राई फूड का देखिए, अगर कोई ये अमेंडमेंट एक्ट में क्या हो गया कि अगर कोई यूएस लैंड तक पहुंच गया, अमेरिका की भूमि तक पहुंच गया, तब तो उसमें मतलब क्यूबा से गया और अमेरिका की भूमि तक पहुंच गया, तब तो उसको यूएस में रहने की अनुमति है, और 1 साल बाद उसको यूएस का लीगल सिटीजन बना दिया जाता था। लेकिन अगर वो सिर्फ यूएस सी तक पहुंचा, यानी कि उसके फुट वेट रहे, गीले रहे, तो फिर उसको वापस क्यूबा भेजा जा सकता था या फिर किसी तीसरे देश, तो उसको यूएस की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। लेकिन अभी लास्ट के 2 सालों में ये लगातार यूएस और क्यूबा के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा कॉर्डियल हो गए हैं, काफ़ी फ्रेंडली हो गए हैं, तो इसीलिए अब इस नीति की कोई ज़रूरत नहीं बची, इसीलिए ये नीति हटा दी गई है, और इसीलिए अमेरिका ने ये नीति समाप्त कर दी है। तो वही सब इसमें लिखा हुआ है कि 12 जनवरी 2017 को अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने क्यूबा से भाग कर आने वाले व्यक्तियों के लिए जो लागू थी वेट फुट और ड्राई फुट। वेट फुट मतलब कि अमेरिकी लैंड पे, और ड्राई फुट मतलब कि अमेरिकी सीज पे। तो इस जो नीति थी ये खत्म हो गई है। 1995 में चालू की थी बिल क्लिंटन में, और ये क्यूबा एडजस्टमेंट जो एक्ट था 1966, उसमें अमेंडमेंट के थ्रू हुई थी इम्प्लीमेंट। प्रावधान यही था कि अमेरिकी अगर समुद्र सीमा में पहुंचे, प्रत्येक क्यूबाई व्यक्ति को अमेरिका में रहने की अनुमति तभी होती थी जब वह मतलब पहले होती थी, लेकिन फिर 1995 में अमेंडमेंट हो गया, तब अमेरिकी भूमि पर अगर कोई पहुंच जाता था तब तो वो यूएस में रह सकता था, 1 साल के बाद उसको मिल जाती थी। लेकिन अगर समुद्र में पकड़ा गया तो उसको वापस भेज दिया जाता था। और अभी 2 साल से क्योंकि अमेरिका और यूएस और क्यूबा के रिलेशन काफ़ी अच्छे हो गए हैं, इसलिए इसको ख़त्म कर दिया है। अब यूएस इस नीति की समाप्ति के बाद अब क्या होगा कि अमेरिका और यूएस के जो मतलब अब जो क्यूबा से लोग आएंगे, अमेरिका उनको उसी तरह ट्रीट करेगा जो बाकी देशों से आते हैं। तो कोई किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, जो क्यूबा से आएंगे उनके साथ भी। सेवेंथ है इसमें, देखिए दक्षिण चीन सागर पर हेग ट्रिब्यूनल का निर्णय आया है। ये साउथ चाइना सी में हमें चाइना कहता है कि एक उसने एक अपनी इमेजिनरी ऐसी 9 डैश लाइन बना दी है, और चाइना बोलता है कि 9 डैश लाइन के अंदर जो भी है वो सब चाइना का है, और ये हिस्टोरिकली है। तो इसी के ऊपर ये द हेग ट्राइब्यूनल का निर्णय आया, और उन्होंने इस 9 डैश लाइन को खारिज कर दिया है। उन्होंने बोला कि ऐसे कोई हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं मिले हैं कि जिसके बाद ये बोला जा सके जो 9 डैश लाइन है वो सही बात कभी हिस्टोरिकली एग्जिस्ट करती थी और उसके अंदर के सब चीज़ें चाइना की हैं। तो ये गलत है, और बल्कि हेग ने बोला है कि जो इन्होंने एक ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी है, उसके तहत जो बाकी देशों को मिले एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के राइट, उनको वॉयलेट किया। प्लस इवन इन्होंने जैसे आर्टिफिशियल जो बनाए हैं ये आइलैंड, वहाँ से ये आर्टिफिशियल जो आइलैंड बनाया है उससे कोरल रीफ को नुकसान पहुंचाया, मतलब इन्वायरमेंट डैमेज किया है। और बाकी जो देश हैं जैसे कि फिलीपाइंस, उनके जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के राइट्स हैं उसको भी वॉयलेट किया है। तो ये साउथ चाइना सी के ऊपर एक ये द हेग ट्राइब्यूनल का निर्णय आया है। हालांकि चीन इसको मानेगा नहीं, और चीन ने बोल दिया है कि वो इस डिसीजन को एक्सेप्ट करने के लिए मतलब ऐसा राजी नहीं है। तो ये है साउथ चाइना सी में। एक मैंने वीडियो बनाया था उसमें पूरी डिटेल बताई हुआ, अब याद जरूर रखिएगा।
साउथ चाइना सी में मतलब जितना भी एरिया है उसमें एक तो चाइना मेन प्लेयर है, और उसके अलावा जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं वो सब आपस में झगड़े करते रहते हैं, और कई सारे यहाँ पे आइलैंड भी हैं, उसी में झगड़ा ही चल रहा है पूरा साउथ चाइना सी में। और इसमें चाइना बोलता है कि एक 9 डैश लाइन है, उसके अंदर में जो भी चीज़ें हैं वो सब चाइना की हैं। तो ये सब कुछ है इसमें। मदर टेरेसा को संत की उपाधि मिली है, 8 न्यूज़ है ये, 4 सितंबर 2016 को मिली, और ये वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स स्क्वायर में मिली है ये। और ये किसने दी है? कैथोलिक ईसाइयों के द्वारा के जो शीर्ष धर्मगुरु हैं पोप फ्रांसिस, उन्होंने दिया है ये। और मदर टेरेसा की 19वीं पुण्यतिथि थी, उसके एक दिन पहले दिए सेंट थेरेसा ऑफ द कैलकटा की उपाधि दी गई इनको। ये ऐसा करने वाली इंडिया की चौथी हैं जो जिनको सेंट उपाधि मिली है। इनसे पहले भी इंडिया से 3 और सेंट हो चुके हैं। मदर टेरेसा का जो मेन ये नाम क्या है? अंगेजे गोजे बोगजाजियो है करके, ये आप याद रखते हैं। जन्म इनका हुआ था 1910 में, और ये मैसिडोनिया में हुआ था, एक्चुअली स्कोपजे में हुआ था, और उनके जो माता पिता अल्बेनिया के थे। 1929 में ये इंडिया आई थी, और 1948 में इनको इंडियन सिटीजनशिप मिल गई थी। 1950 में फिर इन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया, जिसके समय 133 कंट्रीज, पूरी 133 कंट्रीज में ब्रांचेज हैं अभी आज की डेट में। 87 साल में ही इनकी डेथ हो गई थी 1997 में। हालांकि इनका काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड भी है ये, क्योंकि कई सारे लोगों ने कई सारे इनके ऊपर आरोप भी लगाए हुए हैं। नोबेल प्राइज़ मिला था इनको 1979 में, पीस नोबेल प्राइज़ फॉर पीस। भारत रत्न मिला था 1980 में। और इनकी जीवनी पर एक लिखी गई थी, नवीन चावला ने लिखी थी, उसको 1992 में प्रकाशित किया गया था। इनको भी मिला है मतलब सेंट का दर्जा, मदर टेरेसा को। इनसे रिलेटेड फैक्ट थे इसमें। फिर ये नेक्स्ट है इसमें, इराक का मोसुल सैन्य बयान है ये। देखिए मोसुल एक सिटी है इराक का, मोसुल एक तरह से प्रांत है मतलब इराक का। तो उसको आईएस ने कब्जा कर लिया, और उसमें आईएस ने अपना उसको अपनी राजधानी बना लिया, और उसके बाद आईएस ने इराक और सीरिया के और भी कई सारे एरियाज पे कब्जा कर लिया है। और वहाँ पे जो खलीफेट जो राज है वो घोषित कर दिया है आईएस ने। तो इसीलिए अभी इराक ने एक ये अभियान चलाया है, वी आर कमिंग निनेवे, ये करके अभियान है। क्योंकि जो ये मोसुल है, ये क्षेत्र ये निनेवे प्रांत का है। तो इराक ने अभी चलाया है मोसुल सैन्य अभियान 16 अक्टूबर 2016 को। और इसमें इराक के सुरक्षा बल ये मोसुल के जो चरमपंथी जो संगठन है इस्लामिक स्टेट, उससे मुक्त कराएंगे। और मोसुल एक पार्ट है किसका? निनेवे प्रांत का। तो ये आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में पूछा सकता है ये। आईएस ने 2014 में इसको कब्जा कर लिया था मोसुल के ऊपर, और उसको अपनी राजधानी बना दिया था, और उसके बाद फिर स्प्रेड करना चालू किया ये इराक और सीरिया में। और फिर खैलिफेट भी यहाँ पे पूरा कैलिफेट पूरा रीजन घोषित कर दिया था। वी आर कमिंग निनेवे, ये याद रख सकते हैं। ये ऐसे पूछ सकते हैं कि वी आर कमिंग निनेवे ये किसने चलाया था, किस कंट्री ने? इराक ने चलाया था। और ये मोसुल निनेवे प्रांत का हिस्सा है। फिर ये इथियोपिया का एक नया बृहद बांध है ये। और ये अगर आप देखें, ये अफ्रीका का टॉलेस्ट डैम बनाया जा रहा है इथियोपिया में, और इसका नाम है गिलजेल गाइब 3 करके नाम है इसका। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है ये अफ्रीका का सबसे टॉलेस्ट डैम बनाया जा रहा है यहाँ पे। 17 दिसंबर 2016 को बनाया गया इसमें। और ये पूर्वी अफ्रीका में एक देश है इथियोपिया में, और इसमें ओमो नदी है, उस पर बनाया गया अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा बांध। अफ्रीका का टॉलेस्ट डैम है ये। और ये इसका नाम क्या है? गिलजेल गाइब 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक है ये। और इसका बेसिक एम यही है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना 15,000 मेगावाट से ज़्यादा, और बल्कि जो आसपास के कंट्रीज़ हैं उनको भी सप्लाई करना। तो ये जो गिलगिल ये जाइब 3 है ये अफ्रीका का काफ़ी बड़ा है ये, अफ्रीका का बृहद डैम है ये। और इसमें इस बांध ने इथियोपिया को अफ्रीका का नवीनीकरण ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश बना दिया है। इसकी हाइट कितनी? 243 मीटर है।
और इसमें और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं इथियोपिया में, जैसे कि द ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम का भी निर्माण कार्य जारी है ये। और ये वाला जो डैम है द ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम, ये ब्लू नदी पर बना रहे हैं, ब्लू नील नदी पर। नील नदी के जैसे दो ट्रिब्यूटरी से मिलके बनी है, एक है वाइट नील और एक है ब्लू नील, तो वो आपको याद ही होगा। और इसमें अगर आप देखें 6,450 मेगावाट की क्षमता वाला ये इसका जल विद्युत संयंत्र अफ्रीका में सबसे बड़ा तथा विश्व का 7वां सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र होगा ये। तो ये आप याद रख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में भी था। ये पूछ सकते हैं इसमें क्वेश्चन कि गिलजल जाइप 3 अफ्रीका का कौन सा देश बना रहा है, तो इथियोपिया बना रहा है। और ये अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा बांध है, अफ्रीका का टॉलेस्ट है वैसे ये, और विश्व का ये 7वां सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र होगा ये, और अफ्रीका में सबसे बृहद है ये। नेक्स्ट है इसमें वेनेजुएला मर्कोसुर से निलंबित हो गया। देखिए मर्कोसुर एक इकोनॉमिक ये यूनियन है जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज है उनका, और ये बना है 1991 में इस्टेब्लिश हुआ था मर्कोसुर। और इसमें पहले जो फाउंडर मेंबर थे, इसका याद रखने की ट्रिक भी आप याद रख सकते हैं, बापू, यानी कि ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पैराग्वे और उरुग्वे, सॉरी ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पेरू और उरुग्वे, ये 4 कंट्रीज थी इसमें, पैराग्वे और उरुग्वे थी। देखिए ये मर्कोसुर एक इकोनॉमिक यूनियन है साउथ अमेरिकन कंट्रीज का, 1991 में इस्टेब्लिश हुआ। और इसको याद करने की ट्रिक है बापू। अभी तक बापू वी था, अब वी हटा दिया गया, यानी कि वेनेजुएला को निलंबित कर दिया गया है। अब बचे हैं जो ओरिजिनल फाउंडर मेंबर थे, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पैराग्वे और उरुग्वे, ये 4 देश थे, ये इसके फाउंडर कंट्रीज थे। वेनेजुएला 2012 में बना था सदस्य, अब इसको हटा दिया गया। कुछ इसके एसोसिएट देश भी हैं, चिली, पेरू, कोलंबिया, इक्वाडोर और सूरीनाम, और ऑब्जर्वर कंट्री हैं न्यूजीलैंड और मैक्सिको। ये हटाया इसलिए गया है वेनेजुएला को क्योंकि इन्होंने ये कुछ व्यापारिक नियम थे जो इसके मर्कोसुर के, और प्लस ये नहीं माने थे, और प्लस ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन किया था इसलिए। तो इसलिए वेनेजुएला को मर्कोसुर से निलंबित कर दिया गया है। और इस किया किस लिए गया, व्यापारिक नियमों और मानव अधिकार संबंधी मुद्दों को अपने राष्ट्रीय कानूनों में शामिल ना करने के कारण। नेक्स्ट है इसमें पश्चिमी तट में इसराइल नई बस्ती बनाने जा रहा है ये। हालांकि ये लीगल नहीं है, और इसमें अगर आप देखें तो इसराइल ने इस समय पीएम कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू, और पश्चिमी तट क्षेत्र में नई बस्ती बसाने की घोषणा की इन्होंने। 20 सालों में पहली बार इस क्षेत्र में नई बस्ती बसाने की घोषणा की गई है। और ये इस क्षेत्र में पहले भी मतलब बस्तियां बनाई गई हैं, 5,500 नए घर बसाने की भी योजना की गई है। देखिए इसराइल के 1967 में ये फिलिस्तीन ने जब कब्जा किया था पश्चिमी किनारे और पूर्वी यरूशलेम में कब्जे के बाद से ये यहाँ पे करीबन 140 बस्तियां बनाई गई, तो 5 लाख यहूदी रहते हैं, उनको बसाया गया था। लेकिन जो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से तो ये जो बस्तियां हैं ये इलीगल हैं ये, लेकिन इसराइल इसे स्वीकार नहीं करता है। और 6 फरवरी 2017 को इसराइल की जो संसद है नेसेट, उसने एक कानून बनाया है, और उसमें पश्चिमी तट के क्षेत्र में 16 बस्तियों में 4,000 घरों को वैधता ये प्रदान की, मतलब लीगल कर रहा है इसराइल के हिसाब से। लेकिन ये पूरी दुनिया में मतलब माना नहीं जा रहा है, और ये इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से तो ये इलीगल है। और इसीलिए ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने, अगर आप देखें, दिसंबर 2016 में एक प्रस्ताव भी पारित किया था जिसमें इसराइल से जो पश्चिमी तट पर बस्तियां ना बसाने की मांग की गई थी। और लेकिन फिर भी इसने इसराइल ने बस्तियां बसाई है अभी। उसमें अगर आप देखें तो यूएस ने पार्टिसिपेट भी नहीं किया था, और ना ही उसने वीटो का प्रयोग किया था। वैसे तो जनरली इसराइल के खिलाफ अगर कोई भी ऐसा प्रस्ताव आता है तो यूएस वीटो लगा देता है, लेकिन कुछ अभी अगर आप देखें 1-2 सालों में, लेटेस्ट अगर 4-5 सालों में, तो यूएस और इसराइल के संबंध थोड़े से खराब हुए जरूर हैं। ये है इसमें। नेक्स्ट है इसमें रोमानिया में विरोध प्रदर्शन हुआ है। देखिए रोमानिया में इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे जो नए पीएम आए उन्होंने कुछ लोगों को बोल दिया कि कुछ जो गैर हिंसक अपराध में 5 साल तक की सजा ये पाए हुए हैं, प्लस जिन्होंने $48,000 से कम में अगर नुकसान पहुंचाने वाला करप्शन किया है, तो उन सबको छोड़ने के लिए एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया था। लेकिन फिर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए और उसको वापस लेना पड़ा उस ऑर्डिनेंस को। तो वही इसमें बताया गया, यही है रोमानिया में विरोध प्रदर्शन।
नए वो जो नवनिर्वाचित पीएम है वहाँ पे सोरेन ग्रिंडेंस करके, उन्होंने एक प्रस्ताव किया था ये अध्यादेश के लिए, और इसमें जो गैर हिंसक अपराधों के लिए 5 साल तक की सजा पाए हुए हैं और प्लस $48,000 से कम क्षति वाले जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उनको संगीन जुर्म की श्रेणी से हटा दिया गया था। और इसके बाद वहाँ पे करीबन बहुत सारे अधिकारी और मजिस्ट्रेट 2,500 के आसपास ऐसे लोग जेल से रिहा हो गए थे और हो जाते जिनको कि भ्रष्टाचार का दोषी करार दिया गया। लेकिन जो वहाँ पे लोग हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा निगेटिव रिएक्शन दिया इस पर और लगातार उसमें प्रोटेस्ट किया, और इसीलिए इस अध्यादेश को अगर आप देखें 5 से 6 लाख लोगों ने इसके विरुद्ध प्रदर्शन किया। और कहाँ पे किया? राज्य ये रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट में के विक्ट्री स्क्वायर पर। तो ये दोनों फैक्ट जरूर याद रखिएगा कि विक्ट्री स्क्वायर कहाँ पे? रोमानिया में है, और यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हुए थे। और इसलिए फिर 8 फरवरी 2017 को रोमानिया सरकार को विवादित अध्यादेश को वापस लेना पड़ गया था। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। ये पहला पार्ट था, बाकी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं 2016-17 के। और इसमें इसलिए आपको मैं फैक्ट भी बताता जा रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो फैक्ट जरूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।